ये कल हम 33 श्रेणी का अध्यापक भर्ती है 2.0 का मैथ्स और साइंस वाला पेपर। इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सबके लिए, बाकी साइंस और मैथ्स वालों के लिए। पहला सवाल है, निम्न में से आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाओं के बीच में सही ढंग है। तो विद्यार्थी केवल अच्छे अंक पाने के लिए रात भर पढ़ता है, बाह्य अभिप्रेरणा है, और कवि कविता लिखता है क्योंकि उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। खिलाड़ी मैच जीतकर पुरस्कार प्राप्त करता है, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। एक बच्चा गणित का सवाल इसलिए हल करता है क्योंकि उसे समस्या सुलझाने में अच्छा लगता है, तो ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। ए व सी बाह्य अभिप्रेरणा है और बी और डी आंतरिक अभिप्रेरणा है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक और मनोसामाजिक की पहचान सही कीजिए। तो एक व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रह सकता है, भूखा रहने के बाद तलाशता है भोजन, तो वह उसकी बाई है। एक विद्यार्थी क्लास में सबसे आगे बैठना चाहता है ताकि शिक्षक प्रशंसा मिले, तो वो मनोसामाजिक उसकी स्थिति है। कोई व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है, जैविक है। कोई किशोर अपने मित्र समूह में कूल दिखना चाहता है, तो उसकी मनोसामाजिक है। तो ए व सी जैविक और बी और डी मनोसामाजिक है। तीसरा सवाल, मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता एक निश्चित अनुक्रम में होती है और जब तक निचली आवश्यकता पूरी न हो ऊपरी आवश्यकता सक्रिय नहीं होती। मैस्लो का मानना था कि आवश्यक श्रृंखला पूर्णतः कठोर है और कभी भी एक स्तर छोड़कर दूसरा स्तर सक्रिय नहीं होता। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, क्योंकि मैस्लो का मानना था कि आवश्यक श्रृंखला पूर्णतः कठोर नहीं होती, कभी भी एक स्तर छोड़कर दूसरा स्तर सक्रिय हो सकता है। अभिप्रेरणा के स्वरूप कौन सी विशेषता नहीं है। तो विशेषता कौन सी नहीं है, आंतरिक अवस्था होती है अभिप्रेरणा, सही है। काल्पनिक होती है, व्यक्ति में कुछ क्रिया उत्पन्न करता है, अनुमानित प्रक्रिया नहीं है, जबकि अभिप्रेरणा अनुमानित प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा वुड ने दी थी। अभिप्रेरणा का आवश्यकता अंतर्नोद और उत्पीड़न का योग है। सातवां सवाल है, धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आशंका निम्न में से कौन सा अर्जित उत्प्रेरक कहा जाएगा। तो ये अनुमोदित अभिप्रेरक। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। तो अधिगम प्रक्रिया केंद्रीय क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ये परिभाषा ट्रो ने दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है, सही है। शिक्षक अधिगमकर्ता एक शिक्षक प्रक्रिया से संबंधित है, सही है। यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि ये उपयुक्त है सबके लिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, ये भी सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना तीसरा अपना नहीं हो जाएगा। 12वां सवाल है, मनोविज्ञान के विकास के चरण का सही क्रम है। तो आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान में क्रो का पद्धति परिभाषा में कौन में मनोविज्ञान का संबंध है, कैसे। क्रो ने अपने परिभाषा में मनोविज्ञान को लेकर कैसे शब्द का उपयोग किया है। निम्न में से असुमिलित है। क्रोध, युत्सुकता, भय, पलायन, आमोद, हास, संग्रहण, स्वामित्व और करुणा, शरणागत। केंद्रीय प्रेरक स्थिति का संबंध अभिप्रेरणाओं के किस सिद्धांत से है। तो वो है शरीर के क्रियात्मक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक मॉर्गन थे। प्रोत्साहन सिद्धांत से नहीं है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था और आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्लो ने दिया था। 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से कहा था। तो नागरी अपभ्रंश से कहा था जॉन इब्राहिम ग्रेसन ने। सुनीति कुमारी चटर्जी ने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश बताया था। मोतीलाल मेनारिया और हीरालाल शास्त्री ने गुजरी अपभ्रंश कहा था। निम्नलिखित में से डाड़ी और देवड़ावती किसकी उपबोलियां है। तो मारवाड़ी की। निम्न किस क्षेत्र में बोलियों का युग्म सही नहीं है। मालवी झालावाड़ में बोली जाती है, दावड़ी उदयपुर में बोली जाती है, अरवाड़ी कोरबतली में बोली जाती है, नागरचोल, टोंक और सवाई माधोपुर में और करौली में जगरोती बोली जाती है। 19वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता राजस्थानी भाषा की डिंगल शैली की नहीं है। डिंगल शैली की कौन सी विशेषता नहीं है। डिंगल शैली का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गलत है। डिंगल का हुआ है जबकि सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि सोर्स एंड अपभ्रंश पिंगल से हुआ है। एक वीर रचनात्मक डिंगल एक वीर रचनात्मक शैली है। पश्चिमी राजस्थान की काव्य शैली रही है। रुक्मणी हरण, नागदमन, ढोला मारवा दुआ आदि इस शैली में रचित गई है। जो ढोला मारवा दुआ है कवि कल्लोज ने लिखी थी, और जो रुक्मणी हरण और नागदमन है वो सैयाजी जुला ने लिखी थी। पुस्तक इनकी है, लेखक वाले। निम्न में से राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 2 अगस्त को बांसवाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस का राष्ट्रीय स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने औद्योगिक गृह प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण केंद्र कहाँ स्थापित किया था। खेमरी धौलपुर में। सिकराय डोसा में पपीता केंद्र उत्कर्ष केंद्र की शिलान्यास किया। देवड़ा स्टॉक में मधुमक्खी पालन का उत्कर्ष केंद्र स्थापित किया। हर गंगा तिरंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह अभियान 2 से 5 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित हुआ। पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग था। इस अभियान में 2.80 लाख वॉलंटियर्स ने सक्रिय भागीदारी के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो उसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था, शीर्ष स्थान पे नहीं रहा। ए और बी सही हो गए। तीसरे में सेकंड नंबर करोगे तो तीसरा भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया, जबकि ये गलत है। ये जो जनगणना समन्वय समिति और सांख्यिकी विभाग की समिति का प्रशासनिक विभाग इसको हैंडल करता है। गृह विभाग को इस समिति का प्रशासनिक विभाग बनाया गया, सही बात है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल बी।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राजस्थान की किस शिक्षिका का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में किया गया है? तो वह है अपनी नीलम यादव। नीलम यादव को सिलेक्शन हुआ है, नीलम यादव। 23 से 31 अगस्त तक चेक गणराज्य में आयोजित पैरा ऑर्चर वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो वो था अपने श्याम सुंदर स्वामी और धनराम गोदारा। 22 अगस्त 2025 को नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 2 संस्थाओं के मध्य एमओयू में हस्ताक्षर हुआ। तो एक था राजीविका और एक था एनर्जी एफिशिएंसीज लिमिटेड EESL, इन दोनों के बीच में हुआ। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल में हूण आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बैराट में हमें हूण आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बैराट एक बौद्ध प्रबुद्ध अशोक के 2 शिलालेख भी प्राप्त हुए थे उनको। इस अभिलेख में सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी थी, वो तो अपने बिजोलिया शिलालेख में दी गई थी। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे अपने गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान के पुत्र। किस जाट शासक ने 1766 ईस्वी में होलकर को पराजित कर धौलपुर पर अधिकार किया था? जवाहर सिंह ने। राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वैदिक आर्यों की संतान सीवी वेद ने कहा था, सही है। सितियन की संतान जेम्स टॉड ने कहा था। हूणों की संतान VS स्मिथ ने कहा था। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में भंडाकर ने कहा और गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण बताया और GS ओझा ने सूर्यवंशी बताया था। चौथा आंसर गलत होगा। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो धूमराज था। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज थे। अर्थुना में मंडेश्वर मंदिर का निर्माण चामुंडा राय ने 1080 को करवाया था। यादव वंश के किस शासक ने करौली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो धर्मपाल द्वितीय ने। और यादव वंश की स्थापना विजयपाल ने 1040 में बयाना भरतपुर में की थी, राजधानी बयाना को बनाया था। और अर्जुन पाल ने 1338 में कल्याणपुर बसाया था, जिसे हम वर्तमान में करौली कहते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चांदी के पात्र आहार में मिले, गलत बात है। चांदी के पात्र आहार में नहीं मिले। अकबर कालीन तक्षशिला बैराट में मिली। दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन गणेश्वर में मिली। बेलनाकार तंदूर कालीबंगा में मिला। 36वां सवाल है, जाट राजवंश के कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा अपने पास गोकुल जाट, फिर अपने पास राजा राम, फिर चूड़ामन और लास्ट में है सूरजमल। तो ये हो जाएगा हमारी सीरीज 2BCAD। निम्नलिखित सभ्यता व उनके उत्खननकर्ताओं को खोजकर्ताओं को सही सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा 1952 में घोष ने की थी। आहड़ का 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। गणेश्वर में रतनचंद अग्रवाल ने की थी। बालाथल की उत्खननकर्ता 1993 में VN मिश्र ने किया था। कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त हुआ था बेलनाकार मुहारे, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले, मातृ शक्ति की मूर्तियां हमें नहीं प्राप्त हुई थी वहां से। ये गलत हो जाएगा, ABC इसका सही आंसर है। आहड़ संस्कृति का वह या उत्खनन स्थल जो राजसमंद जिले में स्थित है। तो आहड़ से संबंधित कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो एक तो है महाराज की खेड़ी उदयपुर, गिलूंट राजसमंद, और अपने है ओजियाना। जो आहड़ से संस्कृति से जो उत्खनन स्थल राजसमंद जिले से प्राप्त हुए उसमें राजसमंद में पचमाता और गिलूंट, और भीलवाड़ा में ओसियान और चतरी का खेड़ा। उदयपुर में है अपना आहड़, बालाथल, महाराज की खेड़ी और भगवानपुरा। 40वां सवाल कहता है, आहड़ सभ्यता से संबंधित तथ्यों का विचार कर असंगत विकल्प को चुनिए। तो पहले तो आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ उत्खनन के चतुर स्थल में तांबे की 2 कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी हमें। आहड़ सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं, आहड़ अलग है। आहड़ से संयुक्त परिवार के अवशेष मिले। आहड़ से प्राप्त मध्य पांडव में उल्टी तपाई की तकनीक का प्रयोग किया गया था। ये सही है। तो ये अपना गलत हो जाएगा, आहड़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। बालाथल सभ्यता से प्राप्त अवशेष थे। लोहा गालने की भट्टी मिली थी। बालाथल से मिट्टी की सांड की आकृति मिली थी। हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला था। उत्तर गुप्तकालिक शंख लिपि का लेख ये हमें बैराट से मिला था। तो 1, 2, 3 इसका हो जाएगा। बालाथल सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन, यहाँ से भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है, सही बात है। यहाँ से हमें अपरिष्कृत वर्तमान प्राप्त होते हैं, सही है। यह ताम्र पाषाण काल और लौह युगीन सभ्यता स्थल है, सही है। यहाँ से मसीनपुर मर्दिनी की पाषाण प्रतिमा देवी का प्राचीन अंकन मिला, ये गलत बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने कानर देव चौहान को हराकर जालौर पर 1311 में अधिकार। जैसलमेर दुर्ग के हुए द्वितीय साके के समय आक्रमण किसने किया था? तो द्वितीय साके के समय वहाँ पे किया था फिरोज शाह तुगलक ने। प्रथम साका हुआ था जैसलमेर में मूल राज के प्रथम के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ढाई साका जो फेमस है वहाँ का जैसलमेर का, वो अमीर अली ने किया था। कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा के प्रथम 2 चरण पाक हड़प्पा कालीन के अवशेष प्राप्त हुए, सही है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में 1961-62 में बीबी लाल और BK थापड़ ने उत्खनन कार्य किया था, सही है। बी में नहीं पूर्व दिया था, इसलिए पश्चिम करोगे, सही हो जाएगा। विग्रहराज चतुर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार और सत्य को दीजिए। सोमदेव कृत ललित विग्रहराज के अनुसार विग्रहराज चतुर ने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया था, सही है। विग्रहराज चतुर दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था, सही है। विग्रहराज चतुर का लेख फिरोज शाह के लाट पर उत्कीर्ण है, सही है। विग्रहराज चतुर का काल चौहानों का स्वर्ण काल है, 4 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो इसमें अपने आएगा राष्ट्रीय मृदा संरक्षण ब्यूरो पश्चिम क्षेत्र केंद्र, ये उदयपुर में है, ये जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में काजरी है, आफरी है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, अखिल भारतीय संवित बाजार
बाजरा सुधार परियोजना, राजस्थानी सोन संस्था सोपासनी जोधपुर, राजस्थान प्राचीन विज्ञान केंद्र रूपाई शोध संस्था बोरुंडा जोधपुर, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्था जोधपुर में है, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में मरुस्थलीय आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र है, और इसबगोल अनुसंधान केंद्र भी है, राज्य सुदूर संवेदक अनुप्रयोग केंद्र, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो भी है जोधपुर। 48 सवाल नंबर है कि कौन से स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्टेशन का फील्ड स्टेशन नहीं है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर काजरी को कहते हैं, भोपालगढ़ में है, कायलाना में है, चांदना में और बैरीगंगा में, डोरीमन्ना में नहीं और जाडन में। 5 जगह है, भोपालगढ़, कायलाना, चांदना, बैरीगंगा और जाडन में। भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्था झांसी का पश्चिमी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1987 को। सरसों अनुसंधान निदेशालय के संबंध में निम्न कथन, ये भरतपुर में है, सेवर भरतपुर। फरवरी 2009 में राई सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई। इसका प्रशासनिक नियंत्रण में अलवर जिले के गुमटा बानुसर में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। 28 मार्च 2012 को स्थापित किया गया था। तीनों सही है। फिर अपना सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्था बीकानेर में, जोहड़बीड़ में। फिर राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान कहाँ? बीकानेर में। सामाजिक कार्य संशोधन संस्था अजमेर में है, और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्था जोधपुर में है। 1-1-3-2 केंद्रीय राज्य फॉर्म सूरतगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को यूएसएसआर के सहयोग से किया। एशिया की सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है, तो दोनों बात सही है। केंद्रीय राज्य फॉर्म वर्ष 2018 में रशियन मशीनरी म्यूजियम की सहयोग से स्थापना हुई, रशियन म्यूजियम लगी थी। राज्य में कृषि अनुसंधान स्टेशन के संबंधित कृषि जलवायु प्रदेशों के युग्मन है। कृषि अनुसंधान स्टेशन गंगानगर फर्स्ट बी में आता है, कृषि अनुसंधान बीकानेर फर्स्ट सी में आता है, केसलाना जालौर सेकंड बी, नवगांव अलवर थर्ड बी, उमेदगंज कोटा 5 में आता है, मंडोर जोधपुर फर्स्ट ए में आता है। फर्स्ट ए में मंडोर जोधपुर, सेकंड फर्स्ट बी में गंगानगर, फर्स्ट सी में बीकानेर, फतेहपुर सीकर आता है सेकंड ए में, सेकंड बी में केसवाना जालौर, थर्ड बी ए में आएगा दुर्गापुर जयपुरा, और थर्ड बी में आएगा नवगांव अलवर, और 4 ए में आएगा उदयपुर, और 5 में आएगा उमेदगंज कोटा। ये अपना निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नामक एनजीओ से प्रशासनिक नियंत्रण है? तो संग्रिया हनुमानगढ़, ये इसके अंदर आता है। राजस्थान में बालू का स्तूप में निम्न में से कौन सा है? राज्य के सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, पोखरण और मोहनगढ़ जैसलमेर क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सही है। फिर अपने शेखावत प्रदेश में अधिकांश अर्धवर्ताकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है, ये और भी दोनों सत्य है। उत्तरी अरावली की स्थित शिखर है, तो उत्तरी अरावली में इसमें से कौन सा शिखर स्थित है? तो उत्तरी अरावली में अपना है सीरावास। राजस्थान में परिहारा लवणीय गर्त स्थित है, बांगर प्रदेश में। निम्नलिखित में से ब्यावर में स्थित दर्रे है, तो सूरा घाट, सिपुरा घाट, पवेरिया और बरदर्रा, तीनों 3। निम्नलिखित में से स्थित पूर्व के मैदान के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन कौन से हैं? विध्वंस पठार इस प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा बनाता है। देवगढ़ पिंडमान मैदान इसका प्रदेश का अभिन्न अंग है। इस मैदान में पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है। डाबी पठार इस प्रदेश की विशिष्ट भूमि आकृति है, तो डाबी पठार हाड़ौती प्रदेश, तो ये अपना डाबी का पठार गलत हो जाएगा। पूर्वी मैदान जो है वो 1, बी और 3, ये दोनों सही है। असत्य कथन है अपना ये। फिर है भू आकृतियों के प्रदेश में जो सम्मिलित है, सामाज उच्च भूमि, रामगढ़ क्रेटर, बूंदी पर्वत श्रेणी, खटखट दर्रा और महिम माध्य बेसिन। माही बेसिन कहाँ पे है? बागड़ में। झालावाड़ पठार, ढांड तो क्या होते हैं? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय में जो बालू का स्तूप में 2 भुजाओं के बीच में जो रगड़ में विशिष्ट आकार अस्थायी झील बनती है उसे ढांड कहते हैं। 61 सवाल है, डंग अंदर उच्च भूमि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हाड़ौती पठार का दक्षिण पश्चिम भाग है, इस प्रदेश में दरारती वीरता बहुत कम पाई जाती है। चंबल नदी इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह हाड़ौती प्रदेश की सबसे बड़ी भू आकृति नहीं है, सबसे छोटी है, तो ये हो जाएगा अपना असत्य कथन की पहचान कीजिए। अरावली मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, सही है। हाड़ौती पठार लावा मिश्र व विद्यन शैली का मिश्रण है, सही है। थार का मरुस्थलीय सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, ये बात गलत है अपनी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग लूणी बेसिन है, ये सही है, ये सही। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है? तो 41.5% मुक्त है, जबकि 58.5% बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। भूमठ क्या है? भूमठ है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य पठारी क्षेत्र। उड़िया का पठार की ऊंचाई है 1360, 1200 पर माउंट आबू पठार स्थित है, 1360 में उड़िया पठार स्थित है। और बोराट का पठार 1225 मीटर, गोगुंदा से कुंभलगढ़। माउंट आबू का पठार है अपने 1200 मीटर सिरोही में। ऊपर माला का पठार है भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच में। लसाड़िया का पठार 325 से 650 मीटर सलूम्बर में, जैसलमेर जेल के पूर्व में है। मेसा का पठार 620 चित्तौड़गढ़ किला इसी मेसा के पठार पे बना हुआ है। काकनवाड़ी पठार अलवर में, पोतवार का पठार अलवर में, हाड़ौती का पठार झालावाड़ कोटा में,
450 मीटर है। बोमट का पट्टा 244 उदयपुर व डूंगरपुर में, कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ बाड़ा में, और नानी सिरडी पहाड़ी सोजत का किला नानी सिरडी पर बना हुआ है, याद रखना। 66 वाला सवाल है, गोलाकार पहाड़ियाँ देखी जाती है तो हमारे नाकोड़ा पर्वतीय क्षेत्र बालोतरा में देखी जाएगी। दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़ का पठार है जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जो 450 मीटर ऊंचा है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर संदखाड़ी चंदवाड़ी क्षेत्र है 517 मीटर। निम्न में से कौन सा शिखर कुंभलगढ़ से नीचा व ऋषिकेश से ऊंचा है? तो यह अपना डोनिया डूंगर, जो कुंभलगढ़ से नीचा व ऋषिकेश से ऊपर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यकता था कि जो बच्चों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आरटी एक्ट 2009 को लागू करना अनिवार्य था। आरटी एक्ट अधिनियम के तक सम्मिलित कीजिए। तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में विद्यालय व शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अपने भाग 3 में समूची सरकार व स्थायी प्राधिकरण व माता पिता के कर्तव्य है। 4 में बालकों का अधिग्रहण, और अध्याय 6 में प्रकीर्णन है। फर्स्ट में प्रारंभिक भाग दिया गया है, ठीक है। अब इन आरटी एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 19-12 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चयनित असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में सम्मिलित है। तो निःसच्च बालक है और HIV पीड़ित अभिभावक के बालक है, तो एक और 2 हो जाएगा। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का तात्पर्य 1 से 8 तक की कक्षा। 74 है, 74 सवाल है कि आरटी एक्ट 2009 में धारा 3 के तहत 2012 में किए गए संशोधन में बालकों के घर आधारित शिक्षा सूचना अधिकार बहु निःशक्त और गंभीर निःशक्तता वाले बालकों को घर जाकर शिक्षा दी जाएगी। आरटी एक्ट धारा 3 के तहत बताया गया है। यदि कोई बालक 11 वर्ष में उम्र में विद्यालय में प्रवेश लेता है तो विद्यालय प्रवेश देगा उसके उम्र के आधार पर। यदि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होता है। 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी बालक इसका हकदार होता है। आरटी एक्ट 77 सवाल है, आरटी एक्ट 2009 में धारा 8 के अंतर्गत समूची सरकार के कर्तव्य नहीं है। तो क्या इसमें से कर्तव्य नहीं है? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करना है, बच्चों की शिक्षा के लिए आसपास का स्कूल उपलब्ध करवाना है, आयु के अनुसार प्रवेशित बालक के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना। ये बात गलत है। 78 सवाल है, आरटी एक्ट 2009 में कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का ये कर्तव्य होता है कि आसपास विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान का या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाया जाए? तो धारा 10 में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम धारा 12 में निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए? तो निजी विद्यालय कक्षा की कुल क्षमता 25% सीट पर निर्बल व असुविधाग्रस्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा करवाई जाएगी, सही बात है। धारा 12 असत्य है क्योंकि धारा 12 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा है, न कि ये आयु वाली। समुचित सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय पूर्णतः निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। धारा 12 के अंतर्गत दायित्व पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के लिए प्रवेशों के लिए लागू होगी। 80 सवाल नंबर है अपने कि आरटी एक्ट जो 2009 है उसमें जो 2019 में संशोधन किया गया था धारा 6 के तहत 16 के तहत, तो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कितनी कक्षाओं में नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो 1, 5 से 8 में। निम्न में से एक विचार कीजिए। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, सही बात है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर। द्रव का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। तो इस हिसाब से 1 और 2 सही हो जाएगा क्योंकि द्रव का आकार निश्चित नहीं अनिश्चित होता है। 82 सवाल है कि सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक समूह मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो जो 4 नंबर है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों में 8, 8, 8 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होगी? तो जो H2O है जल में ऑक्सीजन का होता है 16 और जल का होता है 2, 18/18। इसमें 1 नंबर में 1 होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में होती है 12 और ऑक्सीजन में होती है 32, यानी ये हो जाएगा 18/32, ये ज़्यादा हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन में 32, 18/32, ये भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 16, कितने 16, 18/16, यानी 1 पॉइंट कुछ आएगी समथिंग। सबसे ज़्यादा किसमें होगी? चौथे वाले में। फिर अपने आर्गन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है 2, 8, 8। ये स्थायी होते हैं ना, आर्गन जो गैस होती है वो स्थायी इलेक्ट्रॉन परमाणु होता है। आणविक संरचना के अनुसार कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, ये भी गलत है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते, सही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सही बात है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते, गलत बात। सामान्यतः चतुर्थ संयोजी वाला परमाणु नहीं है। सिलिकॉन Si4+, प्लेटिनम Pt4+, और स्टेनिक 4+, निकल 2.1, निकल 2+ होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आर्गन में 1 होगी, हाइड्रोजन में 2 होगी, ऑक्सीजन में 2 होगी, फॉस्फोरस में P4 होता है, P4 होगा। फिर 88 सवाल क्या है अपना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। द्रव्यमान संख्या
फिर अपना 89 बोल रहा है प्रोटोनों का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, सही है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, ये भी बात सही है, तीनों तीन सही है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, जो जल और नमक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। फिर निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर दाब का गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है? तो चार्ल्स का जो नियम होता है वो बोलता है कि दाब का होता है, दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती है, V प्रोपोर्शनल टू T। अवोगाद्रो नियम कहता है V प्रोपोर्शनल टू N। गैस लुसेक का जो कहता है P प्रोपोर्शनल T। और बॉयल का नियम है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। कत्तन पर विचार किया, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करना घरों में पनीर बनाने में क्या करता है, निस्यंदन प्रयोग किया जाता है। तो ये जो विधि होगी, चाय से चाय पत्ती अलग करना और घरों में पनीर बनाना, निस्यंदन विधि। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो क्रियाशीलता में सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। ये आपका हो जाएगा 3 नंबर आंसर इसका। फिर 94 का होगा, धातुओं के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोटेशियम कम घनत्व के कारण जल पर तैरती है। पोटेशियम और सोडियम भी होता है, सोडियम भी कम घनत्व के कारण जल पर तैरती है। सर्वाधिक आदत वर्धीयता सोने की होती है, सही बात है। हमारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, सही है। धातुओं में सामान्यतः ध्वनिक स्वरणसेन गुण पाया जाता है, ये भी बात है, सही है। 4 और 4, तो ये अपना हो जाएगा 1 2 3 4 सब सही है। कॉपर का आयस्क नहीं है, तो कॉपर का आयस्क कौन सा नहीं होगा? विलेमाइट। विलेमाइट किसका है? जिंक का आयस्क है, जिंक का है। क्यूपाइट कॉपर पाइराइट्स और मेलेकाइट कॉपर का आयस्क है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 96 वाला सवाल क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में पदार्थ की मात्रा रासायनिक इकाई की मोल होती है, सही है। रेडियो जो धर्मिता का मात्रक क्यूरी होता है, सही है। क्वांटम संख्या 3 प्रकार की होती है, ये बात गलत है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, N L M S। तो अपना हो जाएगा इसमें A और B। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक गैसीय है? तो कार्बन ठोस है, ब्रोमीन द्रव है और सल्फर ठोस है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन एक गैस है। Au का किसका प्रतीक है? तो Au होता है ऑरम का, एंटीमनी का Sb, अर्जेंटीन का Ag और कैलियम का K होता है। फिर अपना 99 नंबर सवाल, 99 सवाल क्या बोल रहा है? 99 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान असमान लेकिन भौतिक गुण समान होते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण असमान होते हैं समस्थानिकों के। किस तत्व के प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होते हैं? तो इसमें अपना बी सही है, और ये भी अगर ऐसा कर दोगे तो आप सही हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें आपका Al कितना होता है? Al+3 होता है, और Cl3O कार्बोनेट होता है, CO3-2। जब इनको करेंगे तो AlCO3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र। Al ये हो गया अपना एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र। 101 नंबर सवाल क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी पदार्थ परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती? तो पाउली के अपवर्जन नियम बोलता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, पाउले का नियम। ऑप्पो का नियम कहता है कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया जाता है। हूर्ण का अधिकतम बहुलकता का नियम कहता है कि संभ्रंश कोशों में या कक्षकों में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन तथा उसके बाद युग्मक होता है, ठीक है। फिर अपना 102 नंबर सवाल, एनटीपी 22.44 लीटर आयतन होता है। अवोगाद्रो संख्या के तुल्य अणुओं की संख्या होती है। पदार्थ में अनुपात के तुल्य द्रव्यमान होता है, तो ये होता है अपना 1 मोल पदार्थ। 1 मोल पदार्थ में 6.022 × 10⁻23 मोल होती है। फिर 103 बोर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। परमाणु के केंद्र नाभिक में होते हैं और धनावेशित कण प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेगी ऋणात्मक पर उपाय होता है। इसके अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये चारों अपने सही है। फिर अपना 104 नंबर सवाल, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? KCaO। तो CaO में कैल्शियम का 10, ऑक्साइड का 16, तो इसे कटा के आ जाएगा अपने पास 5.2 इसका आंसर है, 5.2। 105 नंबर सवाल बोल रहा है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस में द्रव्यमानों का परिकलन है। तो 0. पहले तो नाइट्रोजन का जो होता है द्रव्यमान संख्या वो होती है 28, तो 1 मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा 28। तो द्रव्यमान निकालना हमको, तो जो 0.5 है वो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ग्राम आंसर आ जाएगा, 14 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में होता है अपने पास में 16 दूनी 32, O2 होता है, 16 एक का होता है तो 32 हो जाएंगे, 8/32 1/4 हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि आपको मैंने बताया था 1 मोल बराबर 6.0
2 to 6 6 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो उसमें 1 4 का भाग दे देंगे तो 1.51 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा। एल्फा कण होते हैं हीलियम नाभिक के कण, He2+ 2/4 का होता है। 108 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विधि में वायु से निम्नलिखित गैसों को पृथक्करण व पेट्रोल उत्पादन में घटकों को पृथक्करण किया जाता है? तो प्रवासी आसवन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव करेगा अपना दूध। दूध एक क्वालिटी विलयन होता है, इसलिए टिंडल प्रभाव दर्शाता है। अपने 110 नंबर सवाल, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर 8 S8 के अणुओं की संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं सल्फर का क्या होगा, सल्फर की जो द्रव्यमान संख्या है वो 32 होती है, और 8 सल्फर के अणु 256 इसका अणुभार हो जाएगा। तो 16 ग्राम में 256 का भाग देंगे तो 0.0625 इसका आएगा। मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या, मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या बटा 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻22 अणु। ठीक है, अभी आ जाएगी 111 से 140 तक मैथ्स का सवाल है, जो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर सब में टिक करके बता देता हूँ आपको, सॉल्व करो, नहीं हो तो मैं बताऊंगा। 112 का 2 नंबर आंसर है, 113 का 1 नंबर आंसर है, 114 का 2 नंबर, 115 का 9 3 नंबर आंसर है, 116 का 3 नंबर आंसर है, 117 का आंसर 3 नंबर 4 नंबर है, और 118 का 2 नंबर आंसर है। फिर है अपना पास 119 का है 3 नंबर, 120 का 3 नंबर है, 121 का 4 नंबर, 122 का 2 नंबर, 123 का 1 नंबर, 124 का 2 नंबर। फिर है अपने 125 में क्या बोल रहा है? असत्य कथन बताइए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रस्ताव शांत होता है, सही बात है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रस्ताव आवर्ती और शांत होती है, सही है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, ये बात गलत है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रभाव अनावर्ती अशांत होता है, सही है। 126 में आंसर 2 रहेगा, 127 में 1 रहेगा, 128 में 1 रहेगा, 129 में 2 रहेगा, और 130 में होगा अपने पास 4 नंबर आंसर। फिर है अपने पास 131 नंबर सवाल। 131 में क्या रहेगा? कौन सा सदन सत्य है? तो दो अपरिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, पहली बात सही है, बाकी दोनों गलत है। फिर 132वां, एक पूर्णांक उसके वर्ग का योग होता है, सदैव सम संख्या होती है। फिर 133 का 4 नंबर, जो संख्या दी गई है वो एक अपरिमेय संख्या, सॉल्व करेंगे तब। 134 जीरो आंसर आएगा। 135 में शांत आएगा, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा बनते ही वो संख्या शांत हो जाती है। फिर अपने पास में 136, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होगी, सही बात है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, सही है। ये जो 0.4 स्थानों पर बात शांत हो जाएगा, सही बात है। तीनों 3 बात सही है। निम्नलिखित सूत्र में असत्य कथन, तो अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, गलत, सही है। इन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होगी, ये बात गलत है। फिर अपना 38 का हो जाएगा आंसर 1 -5 और -2। 139 का जो हमें दिया गया है m ज्ञात करना है, तो उसका आएगा 5। 140 का आंसर आएगा 0.4801। यह आया हमें शिक्षण मैटर। शिक्षण विधि है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं? तो इसमें होगी प्रयोगशाला विधि होगी, प्रयोगशाला विधि के बाद में होगी एक समस्या समाधान, परियोजन प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, विचार विमर्श, पर्यटन, शैक्षणिक और अपने अभिक्रमित अनुदेशन, मस्तिष्क अन्वयन, खेल विधि। फिर अपना समालोचना उद्योगम, कंप्यूटर सघन, आगमन, विश्लेषण और सामाजिक, ये सब होगी छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ। फिर है निम्न में से कौन से वैज्ञानिक का द्वितीय सोपान है? वैज्ञानिक विधि का द्वितीय सोपान कौन सा है? तो ये होगा अपने आंकड़े का विश्लेषण करना। पहला होगा समस्या का चयन करना, समस्या का चयन करने के बाद हम उसकी आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद में हम उसका परिकल्पना का निर्माण करेंगे, परिकल्पना के निर्माण के बनने के बाद हम परीक्षण करेंगे, और लास्ट में हमारा निष्कर्ष निकलेगा। फिर अपने प्रयोगशाला विधि में कर सकते हैं। निम्न में से किस विधि में तर्क कुछ इस प्रकार होगा? x ज्ञात सत्य है, y भी सत्य है और z अज्ञात सत्य है। तो ये संश्लेषण विधि है, जिसमें 2 सत्य होने के बाद तीसरा सत्य हो ही जाता है। 145 सवाल नंबर क्या बोल रहा है कि आगमन विधि में चौपान सही क्रम है। आगमन विधि में हमें विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण और सामान्यकरण फिर परीक्षण हो जा। 146 का परियोजन विधि में सोपान बिना तार्किक क्रम में बताइए। सबसे पहले होगा सी, प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना। प्रोजेक्ट की रूपरेखा जो 46 नंबर सवाल है, 146 नंबर सवाल, शिक्षण में परियोजन विधि के सोपानों बिना तार्किक क्रम में दिए जा रहे हैं, तो उसको सही बताना है। तो सबसे पहले हम जो कुछ भी करेंगे, पहले परिस्थिति उपलब्ध कराना होगा बालकों को। फिर परिस्थिति उपलब्ध करवाने के बाद प्रोजेक्ट का चुनाव या उद्देश्य का तय करेंगे। उद्देश्य तय होने के बाद प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। रूपरेखा तैयार होने के बाद हम उन्हें
प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने के लिए कहेंगे, फिर प्रोजेक्ट क्रियान्वयन करने के बाद हम उन्हें कहेंगे कि प्रोजेक्ट अभिलेखन कीजिए और लास्ट में प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, तो धीमी गति का सिद्धांत। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अभिक्रमित जो रेखीय अभिक्रमित होता है लघुपद का सिद्धांत होता है, तत्काल पुष्टि प्रतिपुष्टि का सिद्धांत होता है और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत होता है। 148 क्या बोलता है, एक ऐसी विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण के लिए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ नोट विद्यार्थियों को देता है और विद्यार्थी इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हैं और इस दौरान अध्यापक उसे परामर्श देते हैं। इसके पश्चात अध्यापक और विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण एवं प्रश्नों के माध्यम से समस्या के हल पर पहुंचते हैं। तो इस विधि को कहलाते हैं पर्यवेक्षक अध्ययन विधि कहते हैं इस विधि। 149 कहता है गणित शिक्षण की निगमन विधि किस पर जोर देती है, तो गणित शिक्षण की निगमन विधि देती है स्थापित सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट निष्कर्ष निकालना। गणित 140 क्या बोलता है, शिक्षण कौन सी विधि छात्रों का अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की खोज पर जोड़ी जाती है, तो वो है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि दी थी एस.सी. आर्मस्ट्रांग ने। तो ये जो हमारे सवाल हो गए पूरे 150 सवाल। मैथ्स के आपका नहीं होगा तो मैं अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद।